अयोध्या के सरयू घाट पर भूपेश अपने 3 दोस्तों के साथ आया था। उसने एक नई कार ली थी और उस कार की पूजा कराने के लिए और दोस्तों के साथ घूमने के लिए वह आया था। अब वो लोग सरयू घाट पर पहुंच चुके थे। भूपेश थोड़ी आगे की तरफ था, उसके दोस्त थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तभी एक महिला जो फूल बेच रही थी वह उनके पास आती है। तो भूपेश के दोस्त भूपेश को आवाज़ लगाते हैं और भूपेश जैसे ही फिरकर पीछे देखता है अपने दोस्तों की तरफ, तो उस फूल बेचने वाली महिला को देखते ही एकदम हैरान सा हो जाता है और वहाँ से उनकी तरफ आने लगता है। इस बात को जैसे वो फूल बेचने वाली महिला देखती है तो वह भूपेश को देखकर एकदम से छुप जाती है। आखिर कौन थी वह महिला और किस वजह से वह भूपेश को देखकर छुप रही थी, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सोरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। भूपेश जिसने मेडिकल की पढ़ाई की हुई है, उसने 2 मेडिकल स्टोर खोल रखे हैं। एक पर उसके पिताजी बैठा करते हैं और दूसरे को वो संभाला करता है। अभी अभी उसने एक नई कार ली है और नई कार को लेकर वो अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन करता है और उन्हें लेकर अयोध्या घूमने के लिए चला जाता है, क्योंकि वहां पर वह लोग घूमने के लिए भी गए थे और गाड़ी की पूजा भी करवानी थी उन लोगों को। तो इसी वजह से वो अपने दोस्तों के साथ उस कार में बैठकर अयोध्या के सरयू घाट पर पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद सबसे पहले वो सोचते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग नदी में स्नान कर लेते हैं, उसके बाद कार का पूजन करवाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर घूमेंगे फिरेंगे और पार्टी करेंगे। तो वो लोग घाट पर पहुंचे ही थे, तभी भूपेश थोड़ी आगे की तरफ निकल गया था। तभी अचानक से एक फूल बेचने वाली महिला उनके पास आती है और अपने फूलों को बेचने के लिए उनसे कहने लगती है। कहती है कि साफ फूल ले लो, आप नदी में चढ़ा देना, आपकी मनोकामना पूरी होगी। वह भूपेश के दोस्त उस महिला से कहते हैं क्या नदी में फूल चढ़ाना अलाउड है? तो वह महिला कह देती है कि हाँ अलाउड है। वैसे दोस्तों अलाउड नहीं था, लेकिन उस महिला को अपना रोज़गार चलाना था, इसी वजह से उसने ऐसा कह दिया था। उसके बाद भूपेश के दोस्त उससे 4 जगह फूल बनाने के लिए कहते हैं और 10 रुपये का एक जगह फूल बनते थे, तो 40 रुपये के फूल उसने बनाकर भूपेश के दोस्तों के हाथ पर रख दिए थे। तभी भूपेश के दोस्त भूपेश को आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि भूपेश तू भी एक फूल की प्लेट ले ले, नदी में चढ़ा देना अच्छा रहता है। भूपेश जैसे अपने दोस्तों की तरफ देखता है और देखता है कि फूल बेचने वाली महिला उनके पास खड़ी है और जैसे उस महिला को देखता है और महिला उसे देखती है तो दोनों एकदम से हैरान और हक्के बक्के से रह जाते हैं। लेकिन तभी भूपेश जैसे वापस आने लगता है तो वह महिला वहां से गायब हो जाती है। भूपेश अपने दोस्तों के पास आता है और उनसे पूछता है कि वह महिला कहाँ गई जो यहाँ पर खड़ी हुई थी। तो भूपेश के दोस्त कहते हैं कि अभी तो यहीं थी, पता नहीं जन कहाँ चली गई। उसके तो 40 रुपये भी देने हैं। 40 रुपये उनके हाथ में थे और उनकी निगाहें उस घाट पर उस महिला को ढूंढने लगती हैं। इधर जो वह महिला थी वो भूपेश को देखते ही छुप गई थी, क्योंकि दोस्तों वह और कोई नहीं उसी की तलाकशुदा पत्नी थी, जिसका 4 साल पहले उससे तलाक हो गया था। अब थोड़ी देर उसको इधर उधर ढूंढने के बाद जो भूपेश है वो सोचता है कि शायद मेरा वहम होगा, कोई और महिला होगी। इधर उसके जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि चलो ठीक है, थोड़ी देर यहीं पर रुकते हैं, इतनी देर में वो आ जाएगी। लेकिन भूपेश उनसे कहता है कि चलो ठीक है यार, जब वो आएगी, जब उसे पैसे दे देंगे, आप चलकर नदी के अंदर नहा लेते हैं। उसके बाद वो लोग नदी के अंदर नहाने के लिए घुस जाते हैं। अब वो धीरे धीरे करके नदी के बीच में जा रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था जो किनारे का पानी है वो काफ़ी मैला कुचैला हो गया है लोगों की वजह से, तो हम लोग बीच में जाकर नहाएंगे। नदी का भाव काफ़ी तेज़ था और जो वह महिला थी जिसका नाम था सविता उन्हें छुपकर देख रही थी, क्योंकि 4 साल बाद उसने अपने पति भूपेश को देखा था, तो इसी वजह से वो दूर से खड़ी होकर उन्हें देखती रहती है। थोड़ी देर देखने के बाद जब वह देखती है कि वो लोग नदी के अंदर जा रहे हैं, तभी सविता एक छोटे से बच्चे को बुलाती है और उससे कहती है कि बेटा जाकर इन लोगों से कहो कि ये नदी के अंदर ना जाएं, काफ़ी तेज़ बहाव है, इन्हें कुछ हो सकता है। तो उसके बाद वह लड़का पानी में थोड़ा आगे जाता है और ज़ोर से आवाज़ लगाकर उनसे कहता है कि साहब नदी के अंदर मत जाओ, वहाँ पर तेज़ बहाव है, कुछ भी हो सकता है। अब इस बात को सुनने के बाद भूपेश के तीनों दोस्त तो पीछे हट जाते हैं, लेकिन भूपेश और थोड़ी अंदर की तरफ चले जाता है। अब इस बात को जैसे ही सविता देखती है तो उससे रहा नहीं जाता, वह एकदम से भाग कर आती है और घुटने भर पानी में खड़ा होकर ज़ोर से आवाज़ लगाती है, आपसे कहा जा रहा है बार बार कि नदी के अंदर मत जाओ, तो आप नदी के अंदर क्यों जा रहे हो? जैसे ही भूपेश पीछे मुड़कर देखता है तो सामने सविता खड़ी हुई थी, उसकी तलाकशुदा पत्नी जिसका 4 साल पहले उससे तलाक हो गया था। सविता जो कि नॉर्मल सी साड़ी में थी और उसके कपड़े मैले कुचैले से दिखाई दे रहे थे।
अब उसके बाद सविता को देखते ही भूपेश मन को उदास कर लेता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वह वहीं पर खड़ा रहता है। इधर सविता जोर जोर से आवाज़ लगाकर उसे वापस बुला रही थी, तो तभी उसके सभी दोस्त भूपेश की तरफ जाते हैं और भूपेश को वापस बुलाने लगते हैं। भूपेश को हाथ पकड़कर वो वापस ले आते हैं। इधर सविता जो घुटने भर पानी में खड़ी हुई थी वह भी भूपेश को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। अब सविता और भूपेश जब दोनों रो रहे थे तो उनके दोस्त देखकर समझ जाते हैं कि मामला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो वह अपने दोस्त भूपेश से पूछते हैं कि भाई आखिर बात क्या हुई, तू ऐसे क्यों रो रहा है। तो उसके बाद भूपेश बताता है कि यह महिला और कोई नहीं तुम्हारी भाभी है जिससे 4 साल पहले मेरा तलाक हो गया था। अक्सर भूपेश अपनी पत्नी की बातें अपने दोस्तों से किया करता था, क्योंकि दोस्तों सविता और भूपेश जब एक साथ रहे थे तो इन दोनों में बड़ा ही प्यार था। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार किया करते थे, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे इनका तलाक हो गया और आज ये 4 साल बाद यहाँ पर मिल रहे हैं। तो दोनों फूट फूट कर रोते हैं। उनके दोस्त उनको ले जाते हैं और एक साइड में ही होटल बना हुआ था वहाँ पर जाकर बैठा देते हैं। अब उसके बाद भूपेश के दोस्त जो अपने दोस्त की तरफ देखते हैं, लेकिन उसका दोस्त फूट फूट कर रो रहा था। इधर सविता अभी तक अपने आप को थोड़ा बहुत संभाल चुकी थी, तो भूपेश के दोस्त सविता से पूछते हैं कि भाभी जी आप ही बताओ आखिर क्या बात है। तो उसके बाद सविता पूरी बात भूपेश के दोस्तों को बताती है और कहती है कि जब मेरी और इनकी शादी हुई थी तो शादी के दिन डीजे पर नाचने की वजह से कुछ ऐसा हुआ था कि बारातियों में और हमारे गांव वालों में लड़ाई हो गई थी। उसके बाद दोनों तरफ चोटें आती हैं और चोटें आने के बाद भी मेरी शादी भूपेश के साथ हो जाती है। शादी होने के बाद मैं भूपेश के घर पे गई थी दुल्हन बनकर, लेकिन भूपेश की मम्मी और भूपेश की बहन ने मुझे ताने दे देकर परेशान कर दिया। बार बार मुझे शर्मिंदा किया करते कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने फिर भी बार बार मुझे ताने दिए। मैं भूपेश से कहा करती कि तुम्हारी माँ और बहन मुझे इस तरह से परेशान करते हैं, लेकिन भूपेश कह देता है कि कोई बात नहीं, माँ बहन है, थोड़े दिन कहेंगे उसके बाद बंद हो जाएंगी। धीरे धीरे ऐसे ही करके 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने बाद तक भी भूपेश की माँ और बहन का अत्याचार सविता पर बरकरार रहता है। 6 महीने बाद सविता का पिता आता है सविता को लेने के लिए, तो सविता अपने पिता के साथ हंसी खुशी अपनी ससुराल से अपने मायके चली जाती है। अब जब वो मायके में रहती है तो ना ही भूपेश का फ़ोन आता है और ना ही कोई उसकी खबर आती है कि वो उसे लेने के लिए आ रहा है। अब बिना बुलाए कैसे जाए, इस तरह की दुविधा वहाँ पे बन चुकी थी। अब जो सविता है वह बताती है कि उसके बाद मैंने काफ़ी दिनों तक इनका वेट किया, लेकिन ये मुझे लेने के लिए नहीं पहुँचे। इधर जो भूपेश था वह अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था, लेकिन माँ और बहन और घर वालों ने उसे कुछ ऐसा उल्टा सीधा सिखाया जिस वजह से वह अपनी पत्नी को लेने के लिए नहीं जाता है। कुछ दिनों बाद कोर्ट में तलाक का केस डाल देता है, तलाक हो जाता है। अब भूपेश अपने घर है, सविता अपने घर है। सविता अपने घर में माता पिता, दादा दादी और छोटे भाई हैं 2 और एक बहन के साथ रहा करती है। ये 8 लोगों का उनका परिवार था। परिवार के मुखिया जो सविता के पिता थे वो मुंबई रहकर मजदूरी किया करते थे। अब जो सविता के पिता हैं वो घर का भरण पोषण अच्छी तरह से कर रहे थे, आराम से समय बीत रहा था। लेकिन तभी कुछ दिनों बाद पता चलता है कि सविता के पिता की काम करते समय किसी हादसे के कारण मौत हो गई है। उसके बाद पूरा परिवार गमगीन हो जाता है और परिवार की मुसीबतें बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे करके समय बीतता है, कुछ पैसा उनके पास था तो उस पैसे से अपनी जीवनचर्या को आगे बढ़ाते हैं। सरकार राशन देती थी, लेकिन उस राशन से उनका पूरा नहीं पड़ता था, क्योंकि घर के अंदर और भी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं। धीरे धीरे ऐसे ही करके 6 महीने और बीत जाते हैं और 6 महीने बाद एक दिन उनके दादा के पास उनका एक दोस्त आता है जो कि अयोध्या दर्शन करके आया था। वह आकर देखता है सविता ने एक बगिया के अंदर थोड़े से फूल उगा रखे थे और बड़े ही अच्छे फूल वो खिले हुए थे। तो वह आकर उन फूलों को देखकर वहाँ पर कहता है कि इतने ही फूल अगर अयोध्या में होते तो 5-6 हज़ार रुपये के कम से कम बिक जाते। अब इस बात को जैसे ही सविता सुनती है तो उसका दिमाग खनक जाता है। वह सोचने लगती है कि अयोध्या यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, तो मैं भी इन फूलों को ले जाकर अयोध्या में बेच सकती हूँ। उसके बाद वह एक नॉर्मल सी साड़ी पहनती है और अपनी वेशभूषा को ऐसे ही बना लेती है, क्योंकि सविता देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। इससे उसे डर था कि कोई अनहोनी ना हो जाए, तो इसी वजह से वह 25 की उम्र में अपने आप को 45 का दिखाने की कोशिश किया करती और इसी तरह से रहा करती। पुरानी सी साड़ी पहनकर अपने भाई को साथ लेकर उन सारे फूलों को तोड़कर सुबह सुबह चल देती है सविता अयोध्या के लिए सरकारी बस में बैठकर। थोड़ी देर बाद वो दोनों बहन भाई अयोध्या पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर सरयू घाट पर अपना डेरा जमाते हैं।
वहाँ पर जाने के बाद थोड़ी लेट हो चुका था, लेकिन जो सविता है वो उन फूलों को बेच देती है और वो सारे फूल उसके 2000 रुपये के बेचे थे। अब 2000 रुपये की जैसी आमदनी हुई तो उस आमदनी को देखकर सविता बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। इधर उसका भाई भी खुश है और जैसे ही घर आकर वो यह बात अपने दादा दादी और अपनी माँ को बताती है तो वो लोग भी बड़े ही खुश हो जाते हैं। लेकिन अब दूसरे दिन वो फूल कहाँ से बेचे, क्योंकि उसकी बगिया में जितने भी फूल थे सारे के सारे वो पहले ही दिन बेच चुकी थी। अब इसके बाद उसका भाई एक जो 15-16 साल का था वह पता करता है, वहाँ से थोड़ी दूर मंडी के अंदर फूल बिकते थे तो उन फूलों का रेट पता करता है और वहाँ पर जिस हिसाब से उन्होंने फूल बेचे थे सविता इन सभी चीज़ों का हिसाब लगाती है। हिसाब लगाने के बाद सविता को पता चलता है कि अगर यहाँ से फूल ले जाकर हम वहाँ पर बेचें तो हमें 1500 रुपये का फ़ायदा होगा। 1500 रुपये में से 500 रुपये का हमारा खर्चा लगा लो और उसके बाद 1000 रुपये की आमदनी हमें रोज़ाना हो जाया करेगी। अब इसी बात को देखते हुए सविता रोज़ मंडी से फूल खरीदती और उन्हें लाकर सरयू घाट पर बेचा करती। इसी तरह से उनके दिन बीत रहे थे, तभी एक दिन अचानक से ये लोग यहाँ पर गाड़ी की पूजा करवाने और नदी में स्नान करने के लिए आ गए थे। अब इस बात को सुनकर जो भूपेश के दोस्त हैं और भूपेश है वो सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फूट फूट कर सभी रोने लगते हैं। माहौल बड़ा ही गमगीन हो जाता है और साइड में भी कुछ लोग बैठे थे जिन्होंने ये कहानी सुनी थी, वो भी इस बात को सुनकर थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे थे। तभी भूपेश के दोस्त भूपेश को समझाते हैं और कहते हैं कि भाई तुम ये बताओ इसमें भाभी की क्या गलती है, उन्होंने तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, ना ही तुम्हारे परिवार वालों के साथ किया। तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें अपने घर वालों को समझाना चाहिए था। भूपेश जो कि अभी तक बहुत ज़ोर से रो रहा था वह अपने आप को संभालता और कहता है कि मैं क्या करूं, मेरे घर वालों के सामने मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। अगर उस टाइम पे मैं कुछ बोल देता तो सविता मुझसे अलग नहीं होती। लेकिन तभी जो भूपेश है वो अपने दोस्तों से कहता है कि अब मैं तुम्हारी भाभी को बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा। मुझे क्या पता था वो इस तरह दर दर की ठोकरें खाएगी। उसके बाद भूपेश सविता से कहता है कि सविता अब तुम्हें यहाँ पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो और हम लोग हंसी खुशी उसी घर के अंदर रहा करेंगे। इसके बाद सविता अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए भूपेश से मना कर देती है, कहती है कि मेरा पूरा परिवार मेरे ही ऊपर चला हुआ है। इसके बाद भूपेश के दोस्त जो कुछ सोच रहे थे तभी वे एकदम से कहते हैं कि भाभी जी आपका भाई कितने साल का है। तो सविता बताती है कि वो 18 साल का हो गया है। तो वो लोग कहते हैं कि हमारे अच्छे अच्छे काम है तो तुम्हारे भाई को हम नौकरी दे देंगे और वो कमाकर उस घर का गुजारा कर देगा और आप अब हमारे दोस्त भूपेश के साथ रहकर अपनी घर गृहस्थी को बसाओ। इस बात को सुनने के बाद सविता भी राज़ी हो जाती है, सोचने लगती है कि ठीक है भाई को ये रोज़गार दे रहे हैं, उससे घर वालों की पूर्ति हो जाएगी और मेरा भी घर बस जाएगा। इसके बाद भूपेश सविता और सविता का भाई एक गाड़ी में बैठकर और वहीं से एक और गाड़ी किराए की करते हैं वो लोग, और दोनों गाड़ियों को लेकर वो लोग सीधे पहुंच जाते हैं सविता के घर। सविता के घर जैसे ही जाते हैं, पहले भूपेश की गाड़ी थी, भूपेश गाड़ी से उतरता है तो सविता के घर वाले जैसे ही भूपेश को देखते हैं तो एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि दामाद जी यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी उसी गाड़ी से सविता निकलती है और साथ में उनका लड़का निकलता है, जो सविता का भाई था वो भी उस गाड़ी से निकला था। और इसके बाद सविता पूरी बात अपने घर वालों को बताती है। घर वाले सविता की बात सुनते हैं और सुनने के बाद अपने दामाद को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि दामाद जी आप इसको लेने के लिए क्यों नहीं आए थे, हमने तो आपसे कभी भी ये नहीं कहा था कि हमारी बेटी को आपसे तलाक चाहिए। लेकिन उसके बाद जो भूपेश है उसके घर वालों से माफ़ी मांगता है, कहता है कि इसमें मेरी ही गलती है, मैंने ही कभी नहीं सोचा कि मेरी माँ और बहन भी गलत हो सकती हैं। मैंने कभी भी सविता की बात पर ध्यान नहीं दिया, उसने तो कई बार मुझे बताया था कि आपकी माँ और बहन मुझे ताना मारा करती हैं, कहा करती हैं कि ये सब कुछ जो झगड़ा हुआ है ये तुम्हारी ही वजह से हुआ है। इसके बाद सविता के घर वाले मान जाते हैं और सविता को अच्छी तरह से तैयार कर कर भूपेश के साथ भेज देते हैं। अब भूपेश सविता को लेकर अपने दोस्तों के साथ दोबारा से अयोध्या जाता है और अयोध्या जाकर भगवान के दर्शन करता है और एक मंदिर के अंदर जाकर वो लोग शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद भूपेश अपनी पत्नी सविता को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। साथ में भूपेश के दोस्त भी थे और वह दोस्त आकर भूपेश की माँ और उसकी बहन को समझाते हैं, उसके पिता को भी समझाते हैं। कहते हैं कि इसमें भाभी जी की क्या गलती है, आप लोग ये बताओ, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, भले वो भाभी जी का गांव हो और वहाँ पर आपसे कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो इसमें भाभी जी की किस बात की गलती है।
उन्हें काफ़ी देर तक समझाते हैं वो लोग भी समझ जाते हैं और भूपेश की माँ और उसकी बहन अपनी भाभी को दोबारा से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब सविता भूपेश अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहा करते हैं। इधर सविता का जो भाई था उसे भूपेश के दोस्तों ने काफ़ी अच्छी नौकरी दिला दी थी, अच्छी खासी आमदनी होती थी और सविता के मायके वालों का घर भी अच्छी तरह से चलने लगा था। तो दोस्तों ये थी कहानी जहाँ पर अयोध्या दर्शन करने के लिए गए थे लेकिन वहाँ से अपनी पत्नी को वापस लेकर लौटे। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। बाकी दोस्तों इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ अच्छी शिक्षा ले सको और उसे अपने जीवन में अप्लाई करके अपने आप को एक अच्छा इंसान बना सको। और अगर आप लोगों की भी कोई ऐसी कहानी हो जो समाज को कोई सीख दे सके तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।